24 अक्टूबर 2013 दिल्ली का वसंत कुंज। ग्रैंड हयात होटल के पास की सड़क पर सब कुछ सामान्य था। मॉल से लौटते लोग, ट्रैफिक की हल्की आवाज और त्योहार की खुशबू। तभी एक सफेद I-20 तेज रफ्तार से आई और उसने पुलिस की स्कॉर्पियो से जोरदार टक्कर मार दी। एक पल की खामोशी और अगले ही सेकंड गोलियों की बारिश होने लगी। कार के दरवाजे खुले और 3 हथियारबंद लोग बाहर कूदे। पिस्तौल और कार्बाइन की चमक ने माहौल को दहशत में बदल दिया। सामने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी जो तैयार और सतर्क थी और इस बार अपने लक्ष्य को बचकर निकलने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। करीब आधे घंटे तक सड़क जंग का मैदान बनी रही। गोलियों की आवाज थमी तो जमीन पर 3 शरीर पड़े थे। उनमें से एक नाम ऐसा था जिसने सालों तक दिल्ली और हरियाणा के व्यापारियों की नींद उड़ा रखी थी, जिसका नाम था सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू डबोडिया। रात की सड़क पर अचानक गोलियों की चमक ने अंधेरे को चीर दिया था, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स अचानक हकीकत बन गया हो। लोग समझ ही नहीं पाए कि दिवाली की रोशनी से भरी उस रात में मौत इतनी तेजी से कैसे उतर आई। लेकिन इस गोलीबारी की कहानी उस रात से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। करीब 13 साल पहले हरियाणा के बहादुरगढ़ के पास एक छोटा सा गांव जिसका नाम था डब्बोदा। यहीं एक साधारण लड़का रहता था, सुरेंद्र मलिक। पढ़ाई 10वीं के बाद छूट गई और जिंदगी एक जीप के कंडक्टर की नौकरी तक सीमित हो गई। सपने छोटे थे लेकिन गलत संगत ने उसकी दिशा बदलनी शुरू कर दी। गांव के झगड़े, छोटी मोटी लड़ाइयां और फिर एक दिन जेल। वहीं से उसकी जिंदगी ने असली मोड़ ले लिया। जेल उसके लिए सजा नहीं बल्कि ट्रेनिंग कैंप बन गई। यहाँ उसने अपराध की दुनिया के बड़े नामों से दोस्ती की और सीखा कि डर ही असली ताकत होता है। इसके साथ ही उसने सीखा कि कैसे नेटवर्क बनाना है, कैसे पुलिस को भ्रमित करना है और कैसे इलाके पर अपना नाम कायम करना है। जब वो जेल से बाहर आया तो सुरेंद्र मलिक कहीं पीछे छूट चुका था। अब सामने था नीतू दाबोदिया, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे अपराध की दुनिया में फैलने लगा। छोटे अपराधों से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही रंगदारी, गैंगवार और बड़े नेटवर्क तक पहुंच गया। उसका सपना साफ था कि उसे दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में सबसे ऊपर पहुंचना है और यही सपना उसे उस रात वसंत कुंज की सड़क तक ले आया, जहां कहानी का अंत गोलियों की आवाज के साथ लिखा गया। पुलिस की वैन के चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी और कुछ ही सेकंड में हथकड़ियों में बैठा एक कैदी आजाद होकर हवा में गायब हो गया। यह किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि 2 अप्रैल 2012 की असली घटना थी। उस दिन हरियाणा पुलिस कुख्यात गैंगस्टर नीतू दाबोदिया और उसके साथी संदीप चिटानिया को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। पेशी खत्म हुई और पुलिस वैन उन्हें वापस भोंडसी जेल लेकर जा रही थी। सब कुछ तब तक सामान्य लग रहा था जब तक कि द्वारका के पास सड़क अचानक जंग के मैदान में नहीं बदल गई। कुछ गाड़ियों ने पुलिस वैन को घेर लिया। अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई। पुलिस को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमलावरों ने पुलिस के जवानों को काबू में किया, नीतू और चिटानिया को छुड़ाया और जाते जाते पुलिस की कार्बाइन भी साथ ले गए। कुछ मिनटों में सब खत्म हो गया और नीतू दाबोदिया फिर से आजाद था। यह घटना पुलिस के लिए सिर्फ एक असफलता नहीं बल्कि एक खुली चुनौती थी और अपराध की दुनिया के लिए एक नए ब्रांड का जन्म थी। फरारी के बाद नीतू दाबोदिया मानो परछाई बन गया। वह पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद था लेकिन पुलिस के हाथों से हमेशा फिसलता रहता था। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, साथियों से हाथों से लिखे लेटर के जरिए संपर्क करता था और मिलने का समय जगह आखिरी पल में बदल देता था। यहाँ तक कि उसके गैंग के लोग भी उसके ठिकानों से अनजान रहते थे। पुलिस जब जाल बिछाती वो पहले ही गायब हो चुका होता और जब पुलिस लौटती वो फिर वहीं दिखाई देता। धीरे धीरे उसके नाम का खौफ एक पहचान बन गया। कारोबारियों के बीच एक अजीब सा सलाम मशहूर हुआ। 15 लाख का नमस्कार। मतलब साफ था, मुलाकात करनी है तो काले बैग में 15 लाख रुपए लेकर आओ। यह सिर्फ फिरौती नहीं बल्कि डर का प्रदर्शन था। उसका गैंग अपहरण को एक रणनीति की तरह इस्तेमाल करता था। अगर किसी को दिल्ली या हरियाणा से उठाया जाता तो उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में छिपाया जाता। पुलिस की जांच शुरू होते होते सुराग ठंडे पड़ जाते। धीरे धीरे नीतू दाबोदिया एक गैंगस्टर से बढ़कर एक सिंडिकेट का सरगना बन गया। हत्या, लूट, अपहरण और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उसका नेटवर्क दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल तक फैल चुका था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का नियम हमेशा एक जैसा रहता है।
जहां ताकत होती है वहां टकराव भी होता है। एक समय था जब नीतू दाबोदिया और नीरज बवाना की दोस्ती अपराध की दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारी मानी जाती थी। करीब 12 साल तक दोनों ने मिलकर इलाके पर दबदबा बनाए रखा। फिर उनकी कहानी में एक नया किरदार आया जिसका नाम था सोनू पंडित। नीरज और सोनू की बढ़ती नजदीकियां नीतू को बेचैन करने लगीं। उसका शक धीरे धीरे डर में बदल गया। नीतू के भरोसेमंद साथी पारस उर्फ गोल्डी ने इस शक को और हवा दी। उसने नीतू दाबोदिया से कहा कि अगर बादशाहत बचानी है तो पहले खतरे को खत्म करना होगा, और संदेह ने दोस्ती को निगल लिया। और 2012 में नीतू के गुर्गों ने सोनू पंडित को उसके ही गांव से अगवा कर लिया, और यहीं से शुरू हुई वो गैंगवार जिसने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्यूबवेल के पास उस रात सिर्फ ठंडी हवा नहीं चल रही थी, वहां बदले की आग जल रही थी। कुछ ही देर में वह आग एक इंसान की जिंदगी निगलने वाली थी। सोनू पंडित को वहां बेरहमी से पीटा गया, फिर उसका गला घोंट दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को करनाल के जंगल में ले जाकर उस पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यह हत्या नहीं बल्कि सीधे नीरज बवाना के लिए खुली चुनौती थी। उस एक घटना ने सालों पुरानी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। दिल्ली का अंडरवर्ल्ड 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद शहर की सड़कों पर गैंगवार का सिलसिला शुरू हुआ। जवाबी हमले, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और लगातार खून खराबा। 3 साल के अंदर 9 से ज्यादा गैंगस्टर मारे गए। नीतू दाबोदिया अपनी ताकत के नशे में और बेखौफ होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि पुलिस कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन 25 नवंबर 2012 की रात ने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली के कंझावला इलाके में जोंटी बॉर्डर पर हेड कांस्टेबल रामकिशन रूटीन चेकिंग कर रहे थे। तभी एक सफेद वर्ना कार वहां पहुंची। उन्होंने कार को रुकने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, उनका सामना उस शख्स से हुआ जिसे पूरी पुलिस तलाश रही थी। कार में नीतू दाबोदिया बैठा था। रामकिशन ने बिना डरे उसे बाहर आने को कहा, लेकिन अगले ही पल गोलियां चल गईं। नीतू और उसके साथी पारस ने हेड कांस्टेबल पर फायर कर दिया। रामकिशन वहीं गिर पड़े। हमलावर भाग निकले, लेकिन जाते जाते उनकी कार ने घायल पुलिसकर्मी को कुछ मीटर तक घसीट दिया। ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले की हत्या ये सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि सिस्टम को खुली चुनौती थी। और यहीं से नीतू दाबोदिया दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। स्पेशल सेल ने इसे अपने सम्मान की लड़ाई बना लिया। अब उस पर इनाम बढ़ाकर 7 लाख रुपए से ज्यादा कर दिया गया। ऑन इंप्रेशन की कमान डीसीपी संजीव कुमार यादव ने संभाली। उनके साथ एसीपी मनीषी चंद्रा, इंस्पेक्टर हृदय भूषण और ललित मोहन नेगी जैसे अनुभवी अफसर थे। अब शिकार और शिकारी के बीच लंबी दौड़ शुरू हो चुकी थी। नीतू को पकड़ना आसान नहीं था। वह कोई सुराग नहीं छोड़ता था। 1 साल से ज्यादा समय तक पुलिस उसकी तलाश में लगी रही। कई बार वह गिरफ्त से निकल गया। फरवरी 2013 में पंजाब के मानसा में एक जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस ने उसे घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चली। नीतू के पैर में गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद वह फिर भाग निकला। लेकिन स्पेशल सेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने उसके नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। उसके साथियों से पूछताछ की और हर सूचना को जोड़ते रहे। पुलिस जानती थी कि जितना भी चालाक अपराधी हो, अपने गैंग से हमेशा दूर नहीं रह सकता। और आखिरकार अक्टूबर 2013 में इंतजार खत्म हुआ। एक भरोसेमंद खबरी ने खबर दी कि नीतू दाबोदिया अपने 2 खास गुर्गों आलोक गुप्ता और दीपक के साथ वसंत कुंज में मिलने वाला है। कहा जा रहा था कि वे एक बड़े कारोबारी के अपहरण की योजना बना रहे थे। स्पेशल सेल समझ चुकी थी यह मौका शायद आखिरी था। पुलिस वायरलेस पर एक ही संदेश बार बार दोहराया जा रहा था कि टारगेट आज हाथ से नहीं निकलना चाहिए। यह खबर सचमुच सोने से भी कीमती थी। सूचना पक्की थी कि नीतू दाबोदिया वसंत कुंज आने वाला है। डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बिना देर किए अपनी सबसे तेज टीम को मैदान में उतार दिया। योजना साफ थी कि इस बार घेरा इतना मजबूत होगा कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। 24 अक्टूबर 2013 की रात ग्रैंड हयात होटल के आसपास सन्नाटा असामान्य लग रहा था। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी आम लोगों की तरह खड़े थे, जबकि दूसरी टीमें बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक हथियारों के साथ छिपी हुई थीं। हर निगाह सड़क पर एक सफेद i20 का इंतजार करते हुए टिकी थी। करीब 10:30 बजे वह कार दिखाई दी। टीम लीडर का इशारा हुआ और पुलिस की स्कॉर्पियो ने रास्ता रोक लिया। सरेंडर करने की चेतावनी दी गई।
लेकिन जवाब में इंजन की तेज आवाज आई। ड्राइवर सीट पर बैठे आलोक गुप्ता ने एक्सीलरेटर दबाया और कार सीधे पुलिस की गाड़ी से भिड़ गई। टक्कर के साथ ही तीनों दरवाजे खुले और नीतू दाबोदिया अपने साथियों आलोक और दीपक के साथ बाहर कूद पड़ा। अगले ही पल गोलियां चलने लगीं। चारों तरफ से घिरी स्पेशल सेल की टीम ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। 2 गोलियां पुलिस वालों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन वे सुरक्षित रहे। करीब 18 मिनट तक चली इस मुठभेड़ के बाद सब शांत हो गया। सड़क पर 3 लाशें पड़ी दी थीं और उनमें सबसे बड़ा नाम था नीतू दाबोदिया। अस्पताल में तलाशी के दौरान उसकी जेब से 16 जिंदा कारतूस मिले। वह लंबी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन किस्मत ने उसे मौका नहीं दिया। 13 साल तक दिल्ली और हरियाणा में खौफ का पर्याय बना यह नाम उसी रात खत्म हो गया। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां यही कह रही थीं, दिल्ली में आतंक के एक दौर का अंत। डीसीपी संजीव यादव और उनकी टीम को गैलेंट्री मेडल मिला। हेड कांस्टेबल रामकिशन के परिवार को इंसाफ मिला। ऐसा लगा जैसे कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कहानी कभी खत्म नहीं होती। वहाँ खाली सिंहासन ज्यादा देर खाली नहीं रहता। नीतू दाबोदिया की मौत के बाद वही हुआ। दिल्ली के जुर्म की दुनिया में एक नया शक्ति संघर्ष शुरू हो गया। सबसे बड़ा दावेदार था नीरज बवाना। जब वसंत कुंज में मुठभेड़ हुई तो वह पैरोल पर बाहर था। उसने तुरंत मौका भांप लिया और पैरोल तोड़कर अंडरग्राउंड हो गया और अपने गैंग को दोबारा संगठित करने लगा। दूसरी तरफ नीतू के गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी ने संभाल ली। उसके लिए यह सिर्फ गैंग बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह बदले की लड़ाई थी। पारस को यकीन था कि नीतू के एनकाउंटर के पीछे नीरज बवाना की मुखबिरी थी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था और वह मकसद था नीरज बवाना को खत्म करना। और यहीं से शुरू होने वाली थी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की एक और खतरनाक कहानी। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में अब सिर्फ 2 नाम गूंज रहे थे, नीरज बवाना और पारस गोल्डी, और दोनों के बीच की दुश्मनी किसी गैंगवार से ज्यादा एक निजी बदले की कहानी बन चुकी थी। नीतू दाबोदिया की मौत के बाद मैदान लगभग साफ था, लेकिन नीरज बवाना के लिए यह जीत नहीं थी। उसके दिमाग में अब भी सोनू पंडित की जली हुई लाश की तस्वीरें घूम रही थीं। वह इंतजार कर रहा था सही वक्त का, सही निशाने का, और फिर उसने बदले की शुरुआत की। उसका सबसे पहले निशाना बना संदीप टटेसर, जिसने सोनू की हत्या में डब्बोडिया का साथ दिया था। इसके बाद नीतू दाबोदिया के करीबी प्रदीप को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि यह ताकत का ऐलान था। बवाना यही नहीं रुका। उसने आंसू हलालपुरी नाम के गैंगस्टर को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने नीतू का गैंग ज्वाइन किया था। संदेश साफ था कि या तो बवाना के साथ रहो या फिर दुश्मन बन जाओ। लेकिन पारस गोल्डी भी खामोश नहीं था। उसने जवाब में बवाना गैंग के सदस्य मोनू वाजिदपुर को गोलियों से भून दिया। अब दिल्ली की सड़कों पर फिर वही पुरानी कहानी लौट आई थी, गोलियां, बदला और खून। यह लड़ाई अब गैंग की नहीं रही थी, बल्कि यह 2 लोगों के बीच की जिद बन चुकी थी। उधर पुलिस सड़ी आंचकों पर फैले इस खून खराबे को रोकना चाहती थी, इसलिए उसने मुस्तैदी दिखाते हुए नीरज बवाना और पारस गोल्डी के आदमियों पर निगरानी शुरू कर दी। और कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस को सफलता मिली। दोनों यानी नीरज बवाना और पारस गोल्डी को गिरफ्तार करके तिहादी जेल भेज दिया गया। अब जेल में बैठा हुआ नीरज बवाना समझ चुका था कि पारस की असली ताकत उसका भरोसेमंद साथी प्रदीप भोला है। अगर भोला खत्म हो जाए तो पारस कमजोर पड़ जाएगा। अप्रैल 2014 में उसने एक खतरनाक योजना बनाई। उसे खबर मिली कि प्रदीप भोला को रोहिणी कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा। बवाना ने अपने 10 शूटरों को वकीलों की ड्रेस पहनाकर कोर्ट के अंदर भेज दिया। हथियार फाइलों के बंडल में छिपाए गए थे। प्लान था कि जैसे ही पुलिस भोला को कोर्ट रूम की तरफ ले जाएगी, वहीं उसे गोलियों से खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट, जहां कानून की रक्षा होती है, वहीं कानून को लहूलुहान करने की तैयारी थी। लेकिन स्पेशल सेल को भनक लग चुकी थी। उन्होंने कोर्ट कॉम्प्लेक्स को घेर लिया और सभी 10 शूटरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप भोला उस दिन बच गया, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई। नीरज बवाना ने जेल के अंदर भी पारस को मारने की कोशिश की। उसने तिहाड़ जेल में बंद अपने गुर्गे राहुल काले को यह जिम्मेदारी दी, लेकिन जेल की सुरक्षा दीवारें इस बार मजबूत साबित हुईं और राहुल काले पकड़ा गया।
लगातार नाकाम कोशिशों के बाद दोनों गैंग के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले आती है। कभी कभी सबसे खतरनाक हमला वही होता है जिसकी कोई आवाज नहीं होती। और 25 अगस्त 2015 का दिन ऐसी ही खामोशी से शुरू हुआ था। कुछ महीनों से लग रहा था कि गैंगवार का तूफान थम चुका है। पुलिस और जेल प्रशासन सावधान तो थे, लेकिन समय के साथ सतर्कता ढीली पड़ने लगी। हैरानी की बात यह थी कि घटना से कुछ दिन पहले यानी 10 और 11 अगस्त को दोनों गैंग के लोगों को एक ही जेल वैन में कोर्ट ले जाया गया था और सब कुछ सामान्य रहा। यही सामान्यता सबसे बड़ा भ्रम थी। उस मनहूस दिन भी जब पारस गोल्डी और प्रदीप भोला को उसी वैन में बैठाया गया जिसमें नीरज बवाना और उसके साथी मौजूद थे, माहौल अजीब तरह से शांत था। वे एक दूसरे से हंसकर बात कर रहे थे। पारस और भोला को लगा कि शायद दुश्मनी खत्म हो चुकी है, लेकिन वह मुस्कान दोस्ती की नहीं बल्कि एक जाल थी। रोहिणी कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए चलती वह जेल वैन मंगोलपुरी फ्लाईओवर पर पहुंची ही थी कि अचानक माहौल बदल गया। वैन के अंदर कोई हथियार नहीं था, लेकिन बदले की आग किसी भी हथियार से ज्यादा खतरनाक थी। नीरज बवाना और उसके 6 साथियों ने एक साथ हमला कर दिया। 7 लोग 2 पर टूट पड़े। लात घूंसे, सिर दीवारों से टकराना और फिर गला घोंटना। वैन के अंदर कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। हिंसा इतनी बर्बर थी कि पारस गोल्डी की एक आंख तक बाहर निकल आई। वैन में मौजूद पुलिसकर्मी असहाय थे। जब तक वैन महावीर अस्पताल पहुंची तब तक पारस और प्रदीप भोला दम तोड़ चुके थे। उस दिन नीतू डबोडिया गैंग का आखिरी अध्याय भी खत्म हो गया और इसे खत्म करने वाला था उसका सबसे बड़ा दुश्मन नीरज बवाना। नीतू दाबोदिया की मौत ने अंडरवर्ल्ड में शांति नहीं लाई थी। उसने सिर्फ एक खाली जगह छोड़ी थी जिसे भरने के लिए और ज्यादा खून बहना था। जुर्म की दुनिया का नियम एक ही है, यहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदल जाते हैं। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है, आप किसे सबसे बड़ा गैंगस्टर मानते हैं, नीरज बवाना को या फिर लॉरेंस बिश्नोई को? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।